गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कम एंड लर्न प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता होगा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर हम क्लास 9 और 10 के एसएसटी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल से हमने ये सीरीज़ को शुरू किया था। क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर को हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कल आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन की। तो हमने 4 रिक्वायरमेंट्स की बात करी थी जो कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल थी। ये सभी क्या हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग का स्ट्रक्चर कैसा था पालमपुर के अंदर, कितने परसेंट व्यक्ति जो थे फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व थे और क्या क्या क्रॉप वहाँ पर उगाई जाती थी, कैसा वहाँ पर पैटर्न था। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। जो फार्मिंग था, जो खेती बाड़ी थी, एक तरह से मुख्य कार्य के रूप में किया जाता था पालमपुर विलेज के आदमियों के द्वारा। 75% पीपल जो थे वो फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। क्या फार्मिंग में इन्वॉल्व थे? 75% व्यक्ति जो थे, 75 पीपल जो थे पालमपुर के, वो फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व थे और अपने लाइवलीहुड जो था 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंड अपॉन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो 75% ऐसे व्यक्ति थे पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे। फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे किस चीज़ के लिए? लाइवलीहुड के लिए। किस चीज़ के लिए? लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। दे कुड बी फार्मर और द फार्म लेबर। वो कौन हो सकते हैं? या वो किसान हो सकते हैं या फार्म लेबर हो सकते हैं। फार्म लेबर का क्या मतलब होता है? मजदूर, जो किसी और की लैंड पर काम करे। क्या? जो किसी और फार्मर की लैंड पर काम करे, हम उसको मजदूर कह सकते हैं। लेबर एक तरह से हम कह सकते हैं। क्या? हम एक तरह से लेबर कह सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म लेबर। कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन होगा फार्मिंग के अंदर या फार्म के ऊपर, लैंड पर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सीधा असर उनकी जो स्थिति है। अगर वो रिच होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, वो रिच हो जाएंगे। पुअर हैं तो पैसा कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से वो पुअर है। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म production. Land area under cultivation is practically fixed since 1960 in Palampur. There has been no expansion in the land under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivated land. There existence no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. So what does it mean? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है पैराग्राफ, सिर्फ इसमें बताया गया है कि भाई फार्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बाधाएं आ जाती हैं जब हम उसको शुरुआत करते हैं। और लैंड जो थी कल्टीवेशन पर पालमपुर के अंदर फिक्स्ड करी गई थी, मतलब फिक्स थी भाई, इतनी लैंड है, इतनी कल्टीवेटेड लैंड है, इतनी बैरन लैंड है, इतनी वेस्ट लैंड है, वो सब कुछ फिक्स किया गया था। तो 1960 के बाद भाई कोई भी ऐसी एक्सपेंशन नहीं हुई टिल द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो कल्टीवेटेड जो वेस्ट लैंड है उसको कल्टीवेटेड लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। फर्दर मोर अगर हम बात करते हैं, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम एक ही लैंड पर, सेम लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं? तो यस, हो सकता है। क्या हो सकता है? और पालमपुर के जो फार्मर थे वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते थे। ऐसे ऐसे पैटर्न, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे कि वो एक ही सेम लैंड पर, एक ही लैंड पर अलग अलग क्रॉप उगाते थे एक ही साल के अंदर। वो अभी हम पढ़ेंगे इस वाली टॉपिक के अंदर। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स grown and facilitate available, Palampur could resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। अगर हम भाई क्रॉप की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ क्रॉप की बात करते हैं, उगाने की बात करते हैं और जो फैसिलिटी अवेलेबल थी वहाँ की, तो हम मान सकते हैं कि जो पालमपुर है वो एक वेस्टर्न पार्ट हो सकता है उत्तर प्रदेश का। कोई भी एक ऐसा विलेज जो कि वेस्ट पार्ट में स्थित है उत्तर प्रदेश के।
ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारी जो भूमि होती थी वो कल्टिवेट की जाती थी पालमपुर के अंदर, कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा जाता था, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में जो पालमपुर के व्यक्ति थे वो खरीफ क्रॉप उगाते थे। कौन सी क्रॉप? खरीफ क्रॉप। कौन सी होती थी वो? जवार और बाजरा। कौन सी होती थी? जवार और बाजरा। दिस प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड। फिर उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? भाई देखा होगा, काऊ होती है जो बफेलोज होती हैं वो ग्रीन चारा खाती, जवार खाती हैं, बाजरा खाती हैं। तो बाद में जो उनका लेफ्ट ऊपर का जो बीज होती थे वो तो निकाल ली जाते थे। जैसे बाजरा का अगर हम बात करते हैं, ऊपर बाजरा निकल के आता है तो उसको जो आदमी है वो, जैसे आपने देखा हुआ नॉर्थ इंडिया के साइड बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरे की खिचड़ी खाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो पेट बच जाता है उसका, जो वो कैटल की फीड में काम आ जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर में कौन सा क्रॉप उगाते थे? वो पोटैटो उगाते थे। इन द विंटर सीजन वो रबी क्रॉप उगाते थे जो कि मेनली वीट होती थी। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो वीट जब वो उगाते थे तो जितना उनको चाहिए होता था वो अपना घर पे रख लेते थे खाने के लिए, और बाकी का जो सरप्लस अमाउंट में होता, जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट होता था वीट का, वो सेल कर देते हैं रायगंज मार्केट के अंदर। तो हमें पता चल गया भाई रायगंज में एक मार्केट होती थी। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। अब देखा गया है शुगर केन, एक थोड़ा सा लैंड थी पालमपुर के अंदर जहाँ पर शुगर केन भी उगाते थे, और उसको एक साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता था। जो कि शुगर केन एक रो फॉर्म है किसका? जैगरी का। जैगरी हमने बताया था कल क्या होता है? गुड़ होता है, और उसको शाहपुर में बेचा जाता था। कहाँ बेचा जाता था? शाहपुर में बेचा जाता था। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई देखो, जो पालमपुर के फार्मर थे ना, वो खरीफ क्रॉप भी उगाते थे, रबी क्रॉप भी उगाते थे, और जो पोटैटोज़ हैं उसको भी उगाते थे। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि मेन रीज़न क्या होता है कि भाई एक ही साल में 3 अलग अलग टाइप की क्रॉप उगा रहे हैं ये एक ही लैंड पर, तो उनका जो इरिगेशन सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो जो फार्मर थे पालमपुर के, वो एक ही साल में 3 क्रॉप उगाते थे, 3 क्रॉप उगाते थे। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी थी वो जल्दी आ गई थी पालमपुर के अंदर। इट मीन्स भाई और ओवर अगर गांव की बात करते हैं, जैसे रायगंज या शाहपुर की बात करते हैं उसके आसपास के विलेज में, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पहले आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील वर टिल देन used by the farmer to water from the well and irrigate small land। तो सबसे पहले जो है पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाता था कुओं में से, वेल में से, जो वेल का मतलब कुआं, हिंदी में कुआं बोलते हैं इसको, कुओं में से पानी निकालने के लिए, और फिर उससे जो है सिर्फ थोड़े ही लैंड, थोड़े ही फील्ड, थोड़े ही खेत जो थे इरिगेट हो पाते थे। पर इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद इलेक्ट्रिक कम ट्यूबवेल का यूज़ किया जाने लगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा एरिया जो है लैंड का वो कल्टीवेट हो सकता था। जो पहले कुछ ट्यूबवेल थे वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे, और बाद में प्राइवेट ट्यूबवेल भी इंस्टॉल कर दिए गए थे फार्मर के द्वारा। भाई सब्सिडीज वगैरह दी गई थी ट्यूबवेल पर, और फिर वो लगा दिए गए थे ट्यूबवेल। सो फ्रॉम मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वर इरीगेटेड। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi-cropping। अब multi-cropping होता क्या है? multi-cropping क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं, एक से ज़्यादा क्रॉप अगर हम एक ही लैंड पर, एक से ज़्यादा क्रॉप हम एक ही लैंड पर अगर उगाते हैं तो उसको हम मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे फार्मर ऑफ पालमपुर क्या करते थे भाई, जो रेनी सीज़न होता था ना, रेनी सीज़न में वो खरीफ क्रॉप उगाते थे। अक्टूबर और दिसंबर वाले महीनों में वो क्या उगाते थे? पोटैटो उगाते थे। और जो हमारा विंटर सीज़न होता था उसमें वो रबी क्रॉप उगाते थे। तो वो मल्टी क्रॉपिंग का इस्तेमाल करते थे। क्या?
मल्टी क्रॉपिंग, मतलब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाते थे, वो भी एक ही लैंड पर, ऑन द सेम लैंड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही साधारण सा एक तरीका है जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो अगर एक साल में हम एक ही क्रॉप को उगाते रहेंगे, एक ही क्रॉप उगाएंगे पूरे साल में और उसको बाद में जाके हार्वेस्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हम तीन क्रॉप अगर उगाते हैं एक साल के अंदर तो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑल फार्मर इन पालनपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। दो तो मेन क्रॉप थी और वो जो है 2 क्रॉप तो उगाते थे पालनपुर के जो फार्मर थे, और जो थर्ड क्रॉप थी जो कि पोटैटो थी वो भाई 15-20 साल पहले ही उगाना उन्होंने शुरू किया हुआ था। इट्स ऑल गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका इम्पैक्ट रहा था इंडिया की एग्रीकल्चर पर, फार्मर पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना कि आपको कैसे लगी ये वीडियो। थैंक यू गाइस।